दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक के लिए अभी तक केवल मोदी जी का नाम ही जाना जाता था। सोशल साइट्स पे कभी मीम भी काफ़ी बनते थे उनके, लेकिन यहाँ पे पुतिन के मास्टर स्ट्रोक ने यूएसए, यूरोप, ब्रिटेन समेत सभी को लगभग चौंका सा दिया है। रशिया की करेंसी, जो कि सैंक्शंस के कारण युद्ध के बाद से 30% गिरावट के साथ गिरते गिरते $1 इज इक्वल टू 142.64 रूबल्स पे आ गई थी, आज वह $1 इज इक्वल टू 85.74 पर अपने पुरानी वैल्यू में वापस आ गई है। आखिर इतना जल्दी कैसे? क्या ये सैंक्शंस वगैरह बिल्कुल बेकार थे? दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इविल क्लासमेट में, और आज हम बात करेंगे पुतिन के मास्टर स्ट्रोक पे। वो एक सेंटेंस क्या था जिसने सभी वेस्ट कंट्रीज के ढेर सारे सैंक्शंस पे लगभग पानी सा फेर दिया? इस चीज़ को थोड़ा पीछे से समझते हैं। 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो जाता है। पुतिन के स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड के बाद कि हम तो यूक्रेन लेके रहेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पे ढेर सारे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दिए, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। सैंक्शंस के द्वारा मेनली कोशिश ये की गई कि रशियन करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया जाए। अब कैसे? इस सवाल का जवाब है रूबल की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड को गिरा कर। दोस्तों, करेंसी के ऊपर नीचे के खेल को मैंने एक वीडियो में समझाया था, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो सैंक्शंस पे आते हैं। मुख्यतः दो चीज़ें की गई थी। पहला ये कि सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया को बैन कर दिया था। दरअसल सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी के जो मार्केट होते हैं उसमें अपने देश की करेंसी को खरीदते और बेचते हैं। अगर वो बैन हो जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में रशियन करेंसी जा नहीं पाएगी। तो पहला कारण ये था। और दूसरा जो कदम उठाया गया था वो ये था कि इसको, रशिया को स्विफ्ट नाम के जो पेमेंट सिस्टम है उससे बाहर कर दिया, जिससे कि रशिया बड़े बड़े देशों के साथ जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ना कर पाए और रशियन करेंसी का जो फ्लो है आउटवर्ड वो रुक जाए। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यतः कोशिश यही है कि जो रशिया की रूबल है उसका डिमांड कम से कम कर दिया जाए, और काफ़ी हद तक ये प्लान सफल भी हुआ। मार्च 7 को $1 जो था वो 142.64 तक इतना नीचे गिर गया था। अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन पुतिन ने यूरोपियन यूनियन की एक दुखती नस पे हाथ रख दिया और चंद दिनों के अंदर ही इस गेम को पलट दिया। आगे जाने से पहले अगर आप पहली बार यहाँ पधारे हैं तो प्लीज़ हिट योर सपोर्ट फॉर इनकरेज मी टू पोस्ट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। यूरोप की उस कमज़ोरी का नाम है नेचुरल गैस। यूरोप बहुत ठंडा कॉन्टिनेंटल है और नेचुरल गैस ही है जिसकी वजह से यहाँ लाइफस्टाइल मेंटेन रहता है। यहाँ पे घरों को गर्म रखने में जो रेडिएटर यूज होते हैं उसमें नेचुरल गैस यूज होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री को पावर सप्लाई करने में बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस यूज होती है, और ग्रीन एनर्जी के रूप में इसका एक अल्टरनेटिव भी यूरोप में यूज किया जा रहा है। यूरोप की ये सारी की सारी सप्लाई रशिया से ही आती है। अगर ऐसे में रशिया इस सप्लाई को रोक देता है तो पूरे के पूरे यूरोप में पावर का संकट पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो रशिया ने इस चीज़ का एक प्लस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया, और पहली कोशिश उन्होंने यही की कि किसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में रूबल की जो डिमांड है उसको बढ़ाया जाए। पुतिन ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम केवल और केवल उन्हीं देशों को अपना गैस देंगे या ऑयल देंगे जो रूबल्स में हमें ट्रांजैक्शन करेंगे। रूबल्स में खरीदना है तो खरीदो, वरना भाड़ में जाओ। अब इसके अलावा तो कोई ऑप्शन था नहीं। आप पुतिन के बंदूक रख के तो कह नहीं सकते भाई हमें डॉलर्स में चाहिए। तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी सभी यूरोप कंट्रीज़ ने अपनी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए रूबल में ही जो भी व्यापार था वो किया। इसी तरह बीच में आपने सुना होगा इंडिया ने भी काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल खरीदा है, तो वो भी सब रूबल्स में ही किया गया। तो ये पहला कदम था रूबल की डिमांड बढ़ाने का। इसके अलावा कुछ और कदम रशिया ने उठाए, जैसे कि देश के सभी एक्सपोर्ट कंपनीज को बोला गया कि अपने पास जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनको रूबल के बदले बेच दो और रूबल्स को खरीद लो, जिससे कि थोड़ी सी डिमांड बढ़े। इसके अलावा जो उधार देने वाले लोग हैं, लेंडर्स हैं, रशियन लेंडर्स, उनको ये कहा गया कि फॉरेनर्स के साथ आप केवल और केवल रूबल्स में ही डील करेंगे। इसके अलावा जो लोग बाहर काम करते हैं या जिनके अकाउंट में फॉरेन करेंसी है उनको भी कहा गया कि आप भी जो है रूबल खरीद लो, अपनी जो पुरानी जो फॉरेन करेंसी है उसको बेच डालो। इसी तरह प्राइवेट कंपनीज़ को कहा गया कि जो बाहर तुम्हारे शेयर होल्डर्स हैं उनसे अपने शेयर वापस रूबल्स में ख़रीद लो। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने जो अपनी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया 20% तक, ताकि बेहतर रिटर्न के लालच में वो जो फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। तो रशिया ने इन सभी तरीक़ों से यह कोशिश की कि इंटरनेशनल मार्केट में रूबल की जो डिमांड है उसको बढ़ाया जाए। इसका फ़ायदा भी मिला। आपने देखा होगा आज की डेट में $1 इज इक्वल टू 142.64 से बढ़कर वापस पुराने रेट पे 85.74 रूबल पर आ गया है। और जिन्होंने भी इस बीच रूबल को खरीदा था तो उनका काफ़ी बम्पर फ़ायदा हुआ है। पैसा ही पैसा होगा। अब देखना ये होगा कि रूस इस चीज़ को कब तक होल्ड करके रख पाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया इतने ऊंचे इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा।
अब आप अपना विचार कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है कि नाटो और सैंक्शंस का डर जो है वो विश्व से धीरे धीरे गायब हो रहा है। अभी एक और भाई ने कहा है कि मैं भी रशिया से तेल लेगा। उसने डायरेक्टली नहीं कहा है, उन्होंने थोड़ा झिझक दिखाते हुए कहा है कि पहले इंडिया रशिया से परचेस करेगा, फिर हम रशिया का जो तेल है उसको इंडिया से परचेस कर लेंगे, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाले तरीके से हम इस चीज़ को लेंगे। तो दोस्तों ये था मास्टर स्ट्रोक। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुलाकात होगी जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद।